गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। सॉरी, लास्ट वीडियो के अंदर हमने जो है आपका 12th क्लास का पॉलिटिकल की फर्स्ट बुक के बारे में पढ़ा था, उसका इंट्रोडक्शन हमने जाना था, उसके 9 चैप्टर्स जो थे वो हमने देख लिए थे। आज जो हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं वो है हमारी जो सेकंड बुक कौन सी है? पॉलिटिक्स इन इंडिया। Politics in India since independence। Means 1947 से लेके जब फर्स्ट इलेक्शंस हुए थे, फिर गवर्नमेंट जो बनी थी, तब से लेके कहाँ तक पढ़ना है हमें? 2014 तक हमें इंडिया के बारे में पढ़ना है, किस तरह से यहाँ पे पॉलिटिक्स चेंज हुई है, कौन सी पार्टीज़ यहाँ हुआ करती थी, पहले कौन सी पार्टीज़ थी, नई पार्टीज़ कैसे इमर्ज हुई, रीजनल पार्टीज़ कैसे इमर्ज हुई, स्टेट्स के क्या प्रॉब्लम्स थे, किस तरह के उन प्रॉब्लम्स को जो है सॉल्व किया गया, क्या सजेशंस थे, और जो नए इनोवेशन हुए, जो भी नया पॉलिटिक्स में हो या सोसाइटी में हो या इकोनॉमी में हो, उसने इंडिया के कल्चर को या टू बी प्रिसाइज इंडिया के पॉलिटिक्स को किस तरह से जो है इम्पैक्ट किया, वो हमें पढ़ना है। तो जो फर्स्ट चैप्टर है वो रहने वाला आपका एरा ऑफ, या उससे पहले है आपका चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग। - 1947 में हमारे पास क्या चैलेंजेस थे? तो सबसे बड़ा चैलेंज क्या था कि अभी हमारा क्या हुआ था? पार्टीशन हुआ था। उसके बाद में जो माइग्रेंट्स जो लोग थे उनकी प्रोटेक्ट करना था, जो पाकिस्तान से यहाँ आ गए थे या पाकिस्तान से वहाँ चले गए थे, जो भी राइट्स, दंगे वगैरह जो हो रहे थे, उनको कैसे रोकना था। डेवलपमेंट कैसे करना है, क्या इसका प्रोसीजर रहने वाला है, गवर्नमेंट का क्या रोल है, ये चीज़ें जो है उस वक्त खड़ी थी। मतलब आप एकदम खड़े हुए 1947 में 15 अगस्त को, और पता चलता है कि आप फ्री हो गए और बस अब आप संभालो, क्या संभालो, किस हिसाब से। तो उस वक्त के जो लीडर्स थे उन्होंने जो है बिल्कुल बहुत प्रोफिशिएंटली वर्क किया, और सभी जो प्रॉब्लम्स थी, जो भी चैलेंजेस थे नेशन बिल्डिंग के लिए क्या चैलेंजेस थे हमारे सामने? सबसे पहले तो हम पॉवर्टी, आधी से ज़्यादा या मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन विलेज में रहती थी, रिजाइड करती थी। इलेक्शन का हमें पता नहीं था, क्या प्रोसीजर होता है कंट्री में, किसके बारे में? कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, वो हमें पता ही नहीं था, क्योंकि हम इतना ज़्यादा जो है इन चीज़ों से, जो भी पॉलिटिक्स की जो चीज़ है, इनसे इतना ज़्यादा जो है क्या कह सकते हैं, हम घुल मिल नहीं गए थे, हमें इसका एक्सपोजर नहीं था। तो ये जो चैलेंजेस थे हमारे सामने, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों, इनको किस तरह से कैटर किया गया, किस तरह से काउंटर किया गया, कैसे हमारे प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर और बाकी सभी मिनिस्टर्स ने जो है इन सबको सॉल्व किया, ये हमें पढ़ना है फर्स्ट चैप्टर का। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं तो हमारा चैप्टर आता है सेकंड, वो है आपका एरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस। सेकेंड चैप्टर क्या है? एरा, पीरियड ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस। डोमिनेंस मतलब कि एक का प्रभुत्व, एक का अधिकार, एक का ही सब कुछ रोल, एरा पीरियड। तो जब इलेक्शंस हुए थे, या मैं मानूं 47 से ही आप मान लीजिए, अराउंड 1977 तक
एक ही पार्टी, कौन पार्टी थी, क्योंकि कंट्री में पार्टी ही एक थी और उसका जो हिस्टोरिकल ओरिजिन था 1985 AOU ने बनाई थी, ये कांग्रेस पार्टी थी। रीजन में भी वही थी, रीजन वाले स्टेट में भी वही थी, नेशन में भी वही थी। इसका ही डोमिनेंस था। डोमिनेंस होने से क्या होता है, दो चीज़ हो जाती है। एक जो पॉजिटिव एस्पेक्ट है वो क्या है कि सेंटर में भी इसी की गवर्नमेंट है, स्टेट में इसी की गवर्नमेंट है। तो जो डिसेंट्रलाइजेशन है या जो प्लान जो बन रहा है या जो रेवेन्यू जो आ रहा है वो क्या होगा, स्पीडी आएगा, तेज होगा और कोई प्रॉब्लम नहीं होगी रिलेशन के बीच में सेंटर हो या स्टेट में, क्योंकि दोनों में एक ही गवर्नमेंट है। दूसरा इसका एक नेगेटिव पॉइंट भी था कि सेंटर और सभी स्टेट में एक ही पार्टी चल रही है और अपोजिशन कोई है ही नहीं है, इतना बड़ा अपोजिशन नहीं है। ऐसा तो नहीं है, अपोजिशन तो था पर इतना बड़ा अपोजिशन नहीं। तो इस पार्टी को इसकी कमियां कौन बताएगा। इस पार्टी को कोई डर ही नहीं है, कोई फियर नहीं है कि अगली बार भी हम ही चुनोगे किसे। तो आपके पास सिलेक्शन के लिए कोई दूसरी पार्टी नहीं थी। ये क्या करता है, कहीं ना कहीं एक डिक्टेटरशिप जो है या एक ऐसा लगने लग जाता है हम ही हम हैं, आप कुछ नहीं हो। ये जो नेगेटिव एस्पेक्ट है इस चीज़ का, वन पार्टी का, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक था और हुआ भी। 1965 तक 465 तक जो है कोई ज़्यादा इतनी दिक्कत आई नहीं, क्योंकि नेहरू जी थे, कोई दिक्कत नहीं थी। फिर एक साल नेहरू जी बीमार रहे और फिर था नहीं कि कौन संभालेगा। उसके बाद शास्त्री जी जो है हमारे पीएम बने, उसके बाद में इंदिरा गांधी पीएम बनी और चलता रहा। 1977 में क्या हुआ कि जेपी नारायण वगैरह ये इन्होंने सर्व दो समाज वाले जो थे पार्टी वाले, ये सभी इकट्ठे हुए और इन्होंने जो है एक नई जनता पार्टी बनाई। जनता पार्टी बनाई, एक ऑप्शन दिया लोगों के पास। जब ऑप्शन आया तो लोगों ने इनको वोट किया और ये लोग सरकार के अंदर आ गए। 3 साल तक इनकी गवर्नमेंट चली, पर इंटरनल क्लैशेस की वजह से कहीं ना कहीं सभी को पीएम बनना था, तो देसाई जी को बनना था या चौधरी जी को बनना था या XYZ। इसकी वजह से क्या हुआ, ये पार्टी 3 साल में कोलैप्स कर गई। 80s में फिर से इलेक्शन करवाने पड़े और फिर से इंदिरा गांधी जो है बन के आ गई। इंदिरा गांधी के बाद में उनके सन राजीव गांधी रहे और उसके बाद में 90s के बाद में जो है कोएलिशन टाइप की गवर्नमेंट या छोटी छोटी पार्टियों को मिला के सरकारें चलने लगी, तो उसको कोएलिशन पॉलिटिक्स कहते हैं, वो हम पढ़ लें। ठीक है, तो ये आपका रहा एरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस। उसके बारे में पढ़ना है कि किस हिसाब से ये सब कुछ रहा। फिर आपको जो थर्ड चैप्टर पढ़ना है वो है आपका पॉलिटिक्स ऑफ प्लान्ड डेवलपमेंट। पॉलिटिक्स ऑफ प्लान्ड डेवलपमेंट। प्लान डेवलपमेंट क्या कि सबसे पहले इन्होंने प्लानिंग कमीशन को बनाया, जिसको आज नीति आयोग कहते हो, उसको पहले प्लानिंग कमीशन कहा करते थे। फिर 5 ईयर प्लान दिए गए, कभी कभी वॉर की वजह से या गवर्नमेंट नहीं चल पाए तो 1 ईयर के रोलिंग प्लान भी दिए गए। ये 5 ईयर प्लान कैसे वर्क करते हैं, डेवलपमेंट को किस तरह से बनाया गया, कहाँ डैम बना, कहाँ साइंस और इनोवेशन पे इन्वेस्टमेंट किया गया, नए इंस्टीट्यूट बनाए गए, एग्रीकल्चर पे कब फोकस किया, इंडस्ट्रीज़ पे कब फोकस किया, सर्विस सेक्टर पे कब फोकस किया, किस हिसाब से इंडिया में ये प्लानिंग हुई है, कैसे चला है, 12th ईयर 5 ईयर प्लान क्या था, क्यों नीति आयोग बन गया। वैसे वो नहीं है टॉपिक में, फिर वो भी हम बता देंगे। तो ये सारी चीज़ें जो है आपको इस चैप्टर के अंदर पढ़ना है। फिर 4th जो चैप्टर है आपका, मैं यही कहूँगा आपको, आप क्या करें, इसको रिटर्न या नोट करते रहें, क्योंकि नोट नहीं करेंगे आप तो दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, ऐसा वीडियो देखने से कोई रहने वाला भी नहीं है। फिर है आपका इंडिया जो एक्सटर्नल रिलेशन, फॉरेन पॉलिसी जो है, हर नेहरू जी ने जो है किस पे फोकस किया, फॉरेन पॉलिसी पे ज़्यादा फोकस किया। क्यों? क्योंकि इंडिया एकदम फ्रेश जो है वो क्या कंट्री बना था, फ्रेश कंट्री बना था, प्रॉब्लम भी बहुत थे। तो नेहरू जी ने कहा कि हम क्या करें, आसपास के नेशन के साथ अच्छी फ्रेंडशिप रखें और ऐसा पार्टनर ढूंढा जाए जो न्यूट्रल हो। तो हम क्या, जैसे कि आपने कल पढ़ा था, न तो अमेरिका वाले ब्लॉक के पास गए न रशिया वाले के पास गए, हम न्यूट्रल रहे। नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट नाम की पॉलिसी हमने बनाई, बेलग्रेड के अंदर मीटिंग हुई थी, टीटो वगैरह जो थे वो हम बता देंगे। तो ठीक है, ये इस पे फोकस किया। और नेहरू जी को ये कहा जाता था वो एक इंटरनेशनल पर्सन थे, मतलब कि उनको
फॉरेन पॉलिसी में इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस था जैसा किसी को नहीं। तो उन्होंने सबसे पहले फोकस इस पे किया कि किस तरह के इंडिया के रिलेशन जो है दूसरी कंट्री से बना रहे। हाँ, इवेंचुअली हुआ ऐसा कि पाकिस्तान या चाइना ने जो है हमें ही बिट्रे किया, धोखा दिया, पर नेहरू जी ने जो है वो एक शांत माइंड से जो है इस पॉलिसी को फॉरवर्ड किया था और किस तरह से इंडिया के रिलेशन बनाए, क्यों, कब, तभी डिसाइड हो गए थे। तब कब? 47 के बाद से। तो ये इस चैप्टर में आपको पढ़ना है और उनके बाद से लेके आज तक, मतलब कि 2014 तक किस हिसाब से हम कैसे डाइवर्ट हुए हैं अमेरिका की तरफ या रशिया की तरफ, रशिया ने हमें कब हेल्प की, या साउथ ईस्ट एशिया की तरफ कैसे हम डाइवर्ट हुए हैं, ये हम आपको पढ़ना है। फिफ्थ जो चैप्टर रहने वाला है आपका वो रहने वाला है ये जो कांग्रेस सिस्टम था। कांग्रेस सिस्टम मतलब कि एक ही पार्टी जो है ये क्या चला रही है, नेशन को चला रही है। इसके सामने चैलेंजेस क्या थे, ये जो डोमिनेंस था कांग्रेस सिस्टम का, इसके सामने चैलेंजेस क्या थे, किस हिसाब से इसको बंद किया गया, क्या तकलीफें आई, क्यों नेशनल इमरजेंसी लगी, नेहरू जी का क्या प्लान था, शास्त्री जी का क्या था, इंदिरा गांधी किस हिसाब से गवर्न करती थी, ये सभी के बारे में आपको पढ़ना है कि ये कैसे चेंज हुआ, शिफ्ट कैसे हुआ, फोकस चेंज कैसे हुआ, इसके बारे में आपको पढ़ना है। कांग्रेस सिस्टम कुछ नहीं है, ये एक कांग्रेस का जो गवर्न करने का जो एक सिस्टम है या उसकी जो पॉलिसी है उसको कहा गया है आपका कांग्रेस सिस्टम। फिर है आपका द क्राइसिस ऑफ डेमोक्रेटिक सिस्टम। ये कब पढ़ना है? जब इंदिरा गांधी पीएम थी तब कैसे इमरजेंसी डाल दी गई, वो इमरजेंसी का जो भी है वो सब आपको पढ़ना है कि इमरजेंसी क्यों लगी, कैसे लगी, ऐसा क्या हो गया कि जो डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल थे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, जो प्रियम्बल में आपने पढ़ा है, वो कैसे फेल कर गए, क्यों, और इसकी रिक्वायरमेंट क्यों हुई। कहीं ना कहीं कांग्रेस जो है वो अपना एक प्लेटफॉर्म जो है, वो अपनी नींव जो है, वो अपना जो ब्लॉक्स जो है, फाउंडिंग स्टोन जो है, वो कहीं ना कहीं खोती जा रही थी। रीजन्स के अंदर नई नई पार्टियां, रीजनल पार्टीज वो उभर रही थी, स्टेट के अंदर नई पार्टीज खड़ी हो रही थी और वो चैलेंज थी किसके सामने? कांग्रेस के सामने। तो उसको दबाने के लिए जब इतना पावरफुल आदमी रह जाता है और फिर उसको लगने लग जाता है अब मेरा पावर जाने वाला है, वो क्या करता है? दूसरों को हटाने की कोशिश करता है, दूसरों को भगाने की कोशिश करता है। ये सिस्टम जो है कहीं ना कहीं जो बनता है क्राइसिस का कारण। ठीक है, तो ये क्या था, कैसा था, क्यों क्राइसिस आया, इमरजेंसी क्यों लगानी पड़ी, क्या क्या हुआ इमरजेंसी में, वो सभी हमको एग्जाम्पल के साथ में पढ़ना। फिर आपको जो नया पढ़ना है वो आपका नेक्स्ट चैप्टर जो है राइज ऑफ पॉपुलर मूवमेंट। पॉपुलर मूवमेंट्स मतलब कि ऐसे मूवमेंट जो बहुत ही पॉपुलर हुए, जो जनता के साथ रिलेट करने में सक्सेसफुल रहे, जैसे कि नर्मदा बचाओ, जो सरदार सरोवर डैम के लिए था, या चिपकू मूवमेंट जो था, सुंदरलाल बहुगुणा, या एक गोरा देवी थी, इनके अंडर में हुआ था हिमाचल में जंगल को बचाने के लिए ये, या जो पीजेंट मूवमेंट हुए, या जो कम्युनिस्ट मूवमेंट हुए, या जो इंडस्ट्रियलिस्ट जो वर्कर्स जो थे उन्होंने वर्क किए, मतलब कि ह्यूमन राइट्स के लिए, अपने फंडामेंटल राइट्स के लिए जो मूवमेंट्स किए गए या इन्वायरमेंट के प्रोटेक्शन के लिए जो मूवमेंट्स किए गए, उनको आपको पढ़ना है। उनको पढ़ना है कि ये मूवमेंट्स क्या थे, कैसे आरटीआई आई, कैसे राइट टू एजुकेशन आया, कैसे नरेगा आया, ठीक है, नए नए जो ये प्रिंसिपल्स है ये कैसे बने। ये पॉपुलर मूवमेंट जो है वो जनता ने ही खड़े किए। पॉपुलर मूवमेंट वो मूवमेंट जो जनता से ही खड़े होते हैं अपनी कुछ डिमांड के लिए, और वो इतना बड़ा हो जाता है कि गवर्नमेंट को उसके लिए सुनना पड़ता है, उसके लिए भी कुछ प्लान्स बनाने पड़ते हैं। नेक्स्ट जो चैप्टर है आपका वो है रीजनल एस्पिरेशंस। रीजनल एस्पिरेशंस मतलब कि स्टेट की क्या नीड थी, वो लोग क्या चाहते थे, वहाँ की जनता क्या चाहती थी, कास्टिज्म का जो नया फैक्टर है या रीजनलिज्म का जो नया फैक्टर है, ये सब इसी टाइम में खड़े हुए, मतलब कि उभर के बाहर आए। इनका मेन फोकस क्या था कि कोई चाहता था कि हमारा जो लैंग्वेज जो है, लैंग्वेज के बेसिस पे आप स्टेट बना दो, कम्युनिटी के बेसिस पे स्टेट बना दो, हमारी कास्ट जो है उसके बेसिस पे स्टेट बना दो। और फिर इंडिया के जो स्टेट थे पहले 14 हुआ करते थे, फिर धीरे 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 चेंज होते होते अब कितने हो गए हैं?
क्योंकि जम्मू कश्मीर 29 थे, 28 हो गए जम्मू कश्मीर के कारण, यूनियन टेरिटरी बनने के कारण। तो ये इतने स्टेट कैसे बने 14 के बाद से, ये सब आपको पड़ेगा। उनकी क्या रिक्वायरमेंट थी, स्टेट क्या चाहते थे कि भाई हमें क्या मिलना चाहिए, स्टेट क्या चाहते थे कि भाई हमारा गवर्नेंस प्लान्स कैसा होना चाहिए, या गवर्नर और स्टेट के बीच में क्या दिक्कतें हो रही है, या प्रेसिडेंट और स्टेट के बीच में क्या दिक्कत हो रही है, या सेंटर और स्टेट के बीच में क्या दिक्कत हो रही है, उनको क्या रिक्वायरमेंट है बजट वगैरह की, ये सब भी आपको पढ़ना था इसके अंदर। रीजनल एस्पिरेशन, चैप्टर का नाम क्या है, रीजनल एस्पिरेशन। ठीक है, उसके बाद आपका रह जाता है एक लास्ट चैप्टर, वो है आपका 9। रिसेंट डेवलपमेंट इन इंडियन पॉलिटिक्स। रिसेंट मतलब कि फिलहाल लास्ट फेज की बात कर रही है, 90s या 2000 के बाद में 2014 तक ही पढ़ना है आपको। किस तरह से चेंज हुए, किस तरह से कोएलिशन पॉलिटिक्स बनी। कोएलिशन पॉलिटिक्स वो होती है जिसके अंदर जब एक पार्टी को मेजॉरिटी नहीं मिलती है 272 की, तब कुछ छोटी मोटी रीजनल पार्टी या और कोई पार्टी उसका साथ देती है, हम आपके साथ गवर्नमेंट चलाएंगे और बंटवारा होगा सारा मिनिस्ट्रीज़ का, सारा थिंकिंग का, सारा मीटिंग्स जो भी कैबिनेट में होगी वो हम बराबरी से कर लेंगे। तो ये कहलाता है कोएलिशन पॉलिटिक्स। और इसके अंदर जो है नए नए ग्रुप्स बने। ग्रुप्स क्या बने, यूपीए बना, एनडीए बना, ये ग्रुप्स बने। ये कांग्रेस के लीडरशिप में, ये बीजेपी की लीडरशिप में। बाकी थर्ड फ्रंट इतना ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है। थर्ड फ्रंट मतलब कि इन दोनों के अलावा अगर कोई और पार्टी लीड करके गवर्नमेंट बना रही है, वो इतना बनी इंडिया में पर इतना ज़्यादा चला नहीं वो, क्योंकि उनके पास इतनी मेजॉरिटी नहीं थी, स्टार्टिंग से ही था। और एनडीए जो बीजेपी है वो भी 90s के बाद में ही इंक्रीज हुई है, पहले ओनली कांग्रेस का ही ज़्यादा रोल रिया करता था। तो ये आपको पढ़ना है कि किस तरह से नया डेवलपमेंट हुआ है, किस तरह से जो है चेंज आया है थिंकिंग के अंदर, वोटर्स के पैटर्न में, वोटिंग के पैटर्न में, हम लोग आजकल क्या देख के वोट देते हैं, ठीक है ना। तो ये सब आपको पढ़ना है, कैसे हमने जागरूक किया है, कैसे ईवीएम मशीन्स आई है, क्यों बैलेट जो थी प्रोसीजर उसको हटाया गया है, ये सारी चीज़ें जो है हमको इसके अंदर पढ़ना है। तो आपको अवेयर होना है, ठीक है। तो ये है इसके 9 चैप्टर इस बुक के अंदर। अब जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसके अंदर हम लेने वाले हैं कौन सी बुक, सेकंड जो है आपका पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस। इस बुक को मैं लेने वाला हूँ, पीडीएफ आपके पास अवेलेबल है, आप उसको पढ़ना। फर्स्ट चैप्टर जो है वो हम लेंगे, क्या था 47 के बाद में, किस तरह से नई नई चैलेंजेस थे, तो एक देश अभी नया बना है उसके सामने क्या चैलेंज है, क्या है, वो सब हमें पढ़ना है। तो आज का वीडियो जो है थोड़ा शॉर्ट ही रहने वाला है, ठीक है। और आपको बुक के अंदर देखना है, एक बार इंट्रोडक्शन पढ़ने की जरूर कोशिश करना। और हम जो कल से नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, क्या है वो, चैलेंजेस अमंग नेशन। हमारा जो नया नेशन था उसके सामने क्या चैलेंजेस थे, 1947 में हम एकदम से फ्री हुए थे, तो नेशन बिल्ड कैसे होगा, नया नेशन बनेगा कैसे, उसके बारे में पढ़ना। तो चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग जो है वो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है, उसको हम पढ़ने वाले, ठीक है। तब तक कोई भी दिक्कत हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, आप रेज कर सकते हैं ग्रुप के अंदर। और अगर आपको तरीका या पसंद नहीं है तो हम इसको भी बदलने की कोशिश कर सकते हैं। बाकी मुझे ये लगता है कम से कम दिख रहा है, टीचर सामने है, तो ये ज़्यादा इंटरेक्टिव रहता है, ठीक है। और बाकी वो लोग जो अभी सीरियस नहीं हैं, आर्ट्स ले ली है इसलिए इन्जॉय के मूड में है, मैं उनसे यही कहूँगा कि अब पढ़ लीजिए 12th क्लास में, ठीक है ना। तो अभी के कुछ इंट्रोडक्शन या कुछ इस तरह के वीडियोज़ जो है अगर आपके दिमाग में बैठ जाते हैं तो एग्ज़ाम में आपको थोड़ा इजी होगा आराम से क्वेश्चन या आराम से जो है पेपर अटेंड करने में, ठीक है ना। बाकी वर्ड टू वर्ड पढ़ने से तो वो भी हो सकता है, पर आपको अगर पता ही नहीं है बुक के अंदर क्या है या चैप्टर के अंदर क्या है, यूनिट के अंदर क्या है, तो कैसे काम चलेगा। तो कम से कम इतना इंट्रोडक्शन ज़रूर पढ़ लो कि पेपर के अंदर कभी कोई दिक्कत नहीं हो। तो ये हमारा रहने वाला है, पहले हम चैप्टर को समझेंगे, उसके बाद मैं आपको नोट्स जो है वो भी प्रोवाइड करवा दूँगा, तो वो आपको लिखने हैं, फेयर आउट करने हैं। नोटबुक्स वगैरह नहीं है तो अब देख लेंगे, थोड़े दिनों में अभी हो जाएगा। और इतने में कुछ अगर क्लासें कब चलेगी कि नहीं चलेगी वो भी आपको टाइम टू टाइम जो है मैडम इन्फॉर्म कर देंगे। तब तक कोई भी दिक्कत हो बता सकते हैं, आराम से रहिए। थैंक यू।